हे गाइस, वेलकम बैक टू शेलराइजर टीचिंग। हमारा आज का टॉपिक है फेडरलिज्म डिबेट इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो बेसिकली हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जो फेडरलिज्म का डिबेट है वो पढ़ने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म एग्जैक्टली। ठीक है, कि फेडरलिज्म क्या है। सो फेडरलिज्म वॉज अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यूज ड्यूरिंग द मिडल एजेस इन वेस्टर्न यूरोप। तो मिडिल एजेस में वेस्टर्न यूरोप में जो सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यूज़ किया जा रहा था, या फिर एक तरीके से कह लो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यूज़ किया जा रहा था वेस्टर्न यूरोप में, वो फेडरलिज्म है। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या था। अंडर दिस सिस्टम पीपल वर ग्रांटेड लैंड इन रिटर्न फॉर सर्टेन सर्विसेज। इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन एवरी सोशल क्लास। ठीक है, जैसे कोई भी लेबर सर्विस होती थी, किसी भी काम के लिए कोई भी सर्विस होती थी, तो उसको उसकी पे में क्या मिलता था, लैंड मिलती थी। ठीक है, जब उसको लैंड मिलती थी तो ये जो सिस्टम चल रहा था, वर्क करना है, वर्क के बदले आपको लैंड मिलेगी, तो ये जो सिस्टम था, दिस वाज बेसिकली द फेडरल सिस्टम, और वी कैन से द सोशियो पॉलिटिकल, और वी कैन से द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दैट वाज फॉलोड इन द मिडल एजेस इन वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, और ये हर सोशल क्लास में फॉलो हो रहा था। ऐसा नहीं था कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो ये फॉलो कर रहे हैं, नहीं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तीनों क्लासेस में ये जो चीज़ है ये फॉलो की जा रही थी। अब बात करते हैं व्हाट वाज फेडरलिज्म इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में फेडरलिज्म क्या था। येस, फेडरलिज्म एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। सबसे पहले जानने की बात यह है कि हाँ, एंशिएंट इंडिया में फेडरलिज्म सिस्टम एग्जिस्ट करता था। ऑल्दो उस सिस्टम को कोई नाम नहीं दिया गया था, बट हाँ, फेडरलिज्म जैसी चीज़, जैसा सिस्टम फेडरलिज्म सिस्टम है, ऐसा ही कोई सिस्टम एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था। Feudalism in ancient India was not an emphasizing as it was in the Europe or other Western countries. जितना प्रचलित, जितना emphasizing ये वेस्टर्न कंट्रीज में था, यूरोप में था, इतना emphasizing ये एंशिएंट इंडिया में नहीं था। The basic requisite of a feudal system were present in India. ठीक है, छोटी एक कह दो कि फेडरल सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट या फिर एक बेसिक पार्ट था जो कि एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था। द किंग्स ग्रांटेड दिस रेवेन्यू फ्रॉम वेरिंग प्रोपोर्शन of land to his officers or holders who were equivalent of vessels elsewhere. The tendency from the 7th century onwards of granting land in the lieu of cash salaries intensify the federal process. इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एंशिएंट इंडिया में जो किंग है वो जब रेवेन्यू की बात करते हैं तो उस टाइम पे वो अपने ऑफिसर्स को, अपने लैंड होल्डर्स को, या फिर जो भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनको लैंड एज अ कैश सैलरी की जगह देते थे। जैसे कि अगर कोई हमारे लिए काम करता है तो हम उसको सैलरी देते हैं, लेकिन एंशिएंट इंडिया में जो राजा थे वो क्या कर रहे थे, वो कैश सैलरी ना दे करके वो उनको लैंड एज इन पे के थ्रू दे रहे थे कि जो भी उनका काम करते थे। और यही बेसिकली हमारा फेडरल सिस्टम भी है। फेडरल सिस्टम भी यही कहता है कि अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है, किसी राजा के लिए, फिर किसी अपर क्लास के लिए कोई काम कर रहा है, तो आपको उसको पे के बदले में क्या देनी है, उसकी लैंड देनी है। ठीक है, लैंड का एक छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, जितना भी उसका काम का हक बनता है उतना देना है। और ये चीज़ एंशिएंट इंडिया में हो रही थी। द एडवेंट ऑफ फेडरलिज्म टुक प्लेस इन 600 AD, और ये बेसिकली 600 AD, और वी कैन से द 7th सेंचुरी से ये चीज़ शुरू हो गई थी। वाइड स्प्रेड ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में थी 600 to 900 AD। इट वाइड स्प्रेड्स मोस्टली इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। ये बेसिकली जो सबसे ज़्यादा फॉलो की जा रहा था ये फेडरल सिस्टम, ये बेसिकली नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया में फॉलो किया जा रहा था। एज इन गुजरात जहाँ पर प्रतिहार थे, बिहार एंड बंगाल जहाँ पर पाला किंगडम था, या फिर डेक्कन हम कह सकते हैं जहाँ पर राष्ट्रकूटास थे। वॉट वॉज द मेन डिबेट ऑफ फेडरलिज्म इन एंशिएंट इंडिया। क्या मेन डिबेट था एंशिएंट इंडिया में फेडरलिज्म के ऊपर। द मेन एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन एंशिएंट इंडिया इज द प्रोफेसर RS शर्मा। ठीक है, सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा सटीक थ्योरी किसकी है, सबसे ज्यादा सही थ्योरी है RS शर्मा की। ही यूज द टर्म फेडरलिज्म फॉर द सोशो इकोनॉमिक फॉर्मेट इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो सोशो इकोनॉमिक फॉर्मेट था उसको जो RS शर्मा है उन्होंने नाम ही दे दिया, टर्म ही दे दिया, फेडरलिज्म। According to him, feudalism was the predominantly agrarian economy.
एग्रीगेरियन बेसिकली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एग्रीगेरियन इकोनॉमी क्या होती है? एग्रीगेरियन इकोनॉमी होती है जहां पर जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो थ्रू लैंड है, आप अपने लिए पूरा कल्टीवेशन पे ही बेस्ड हो, दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी इज एग्रीगेरियन इकोनॉमी। मतलब जो भी आपकी इकोनॉमी बिल्डअप हो रही है वो बेसिकली आपकी लैंड से हो रही है, एग्रीकल्चर के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो फेडरलिज्म को एग्रीगेरियन इकोनॉमी के थ्रू आर एस शर्मा देखते हैं, विच इज कैरेक्टराइज बाय अ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड एंड अ क्लास ऑफ सर्वाइल पीजेंट्री, जिसके अंदर ये दो क्लासेस को डिवाइड कर देते हैं। एक लैंडलॉर्ड्स बेसिकली जो लैंड के या फिर जमीन के मालिक होते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं पीजेंट जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उनको। इन दो में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है एक्स्ट्रा इकोनॉमी। एक्स्ट्रा इकोनॉमी क्या होती है? लैंडलॉर्ड एक्सट्रैक्ट थ्रू सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल मेथड विच आर कॉल्ड एक्स्ट्रा इकोनॉमी, ठीक है। जब लैंडलॉर्ड लैंड के थ्रू पीजेंट से ज्यादा काम करके ज्यादा अर्निंग करने लगे और उतना लैंड पीजेंट्स को, फार्मर्स को दे ही ना, तो उस अर्निंग को हम क्या बोलते हैं? उस अर्निंग को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग। दैट इज बेसिकली एक्स्ट्रा अर्निंग, और वी कैन से द एक्स्ट्रा इकोनॉमी और द एक्स्ट्रा बेनिफिट। अब हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के ऊपर मार्क्सिस्ट का क्या व्यू था? स्केलर प्रॉपर्टी एंड सॉवरेनिटी ऑफ फीचर्स ऑफ द वेस्ट यूरोपियन वर्जन ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ये एंशिएंट इंडिया के अंदर सॉवरेनिटी थी। सॉवरेनिटी मतलब लैंड है, एक लैंड का होल्डर है, और एक मतलब एक पर्टिकुलर बंदा है जो कि जिसकी सारी पावर जिसके हाथ में है और वही बाकी चीजों को रूल कर रहा है, दैट इज बेसिकली सॉवरेनिटी। और वही चीज यूरोपियन का एक वर्जन था फेडरलिज्म का। अब बात करते हैं आर एस शर्मा क्या कहता है। लैंड वॉज द प्राइमरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड हमारा प्राइमरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था एंशिएंट इंडिया में। पीजेंट्स जो थे उनके पास राइट कम थे, इंफीरियर राइट्स थे, लैंडलॉर्ड के पास ज्यादा राइट थे, दैट मीन्स दे हैड द सुपीरियर राइट्स। हायरार्किकल कंट्रोल ओवर लैंड, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो हायरार्किकल कंट्रोल चल रहा था, हायरार्किकल या फिर एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि हेरिडिटरी कंट्रोल भी यहाँ पर चल रहा था। हेरिडिटरी इन द सेंस जिसकी लैंड है ये लैंड उसी के बेटे को जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि ये लैंड जो फार्मर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी लैंड के ऊपर एक लैंडलॉर्ड का कब्जा है तो वो उसी लैंडलॉर्ड के पास रहेगी। अब बात करते हैं पैटर्न क्लाइंट सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर पैटर्न क्लाइंट सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। दैट मीन्स जो किंग होता था वो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करता था अमंग हिज ऑफिसर्स, अमंग हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल, एज इन सच एज लैंडलॉर्ड्स, या फिर ही हैज सम ऑफिसर्स और सम अदर पीपल हु आर वर्किंग फॉर हिम, सो ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट लैंड टू दोज पीपल. Unlike capitalism, feudalism was not a universal formula, as capitalism was followed among the whole world, or we can say the universe. But feudalism was not such a big formula. It was basically first followed in the Western Europe, and then somehow we found out that in ancient India, feudalism also existed. लैंड एरिस्टोक्रेसी डिड इमर्ज ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड. हम ये भी देखते हैं कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में लैंड एरिस्टोक्रेसी थी. लैंड वर असाइंड बाय रूलर्स टू डिफरेंट पीपल. दैट मीन्स जो लैंड है वो रूलर्स के द्वारा अलग अलग लोगों को असाइन की जाती थी कि इतने लैंड का हिस्सा आपके पास है, इतना हिस्सा आपके पास है, आपको इसके अंदर कल्टीवेशन कराना है थ्रू लेबर्स, थ्रू पीजेंट्स. तो ये जो था ये आर एस शर्मा ने हमें बताया है अबाउट द फेडरलिज्म सिस्टम दैट वाज फॉलोड इन द एंशिएंट इंडियन history. अब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड. हमें ये कहाँ से प्रूफ मिलता है कि जो लैंड है उसका इंडिविजुअल ओनरशिप थी लोगों के पास, लैंडलॉर्ड्स एग्जिस्ट करते थे. इसका प्रूफ हमें राजतरंगिनी में मिलता है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कॉलर दैट इज मेदिती. मेंशन किंग वाज द लॉर्ड ऑफ द सोइल एंड एवरी पार्ट ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू हिम. इसके अंदर ये मेंशन किया गया है, ये मेंशन करते हैं कि जो सोयल है, किंग जो है वो उसका लॉर्ड है, उसका भगवान है, वो किंग सोयल उसकी है, एवरी पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, और ये पूरी की पूरी उसको बिलोंग करती है. मेंशन किंग वाज द लॉर्ड ऑफ द सोयल एंड एवरी पार्ट ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू हिम.
अब हम बात करते हैं प्रोफेसर लल्लन जी गोपाल क्या कहते हैं. ही इंटरफेयर मेदेती पॉइंट एंड सेज दैट ही इज ओनली पॉइंटिंग ऑन सॉवरेनिटी of king and not expressing the legal status of king as the owner of all cultivable land in the state. तो ये यहाँ पर कहते हैं, ये बेसिकली जो मेदेती का पॉइंट ऑफ व्यू था उसको इंटरफेयर करते हैं और कहते हैं कि जो मेदेती है वो सिर्फ किंग की सॉवरेनिटी को देखता है. मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो किंग के रूल करने के तरीके को देख रहा है कि वो सिर्फ एक ओनर है और वो वहां से सिर्फ अपना फायदा कमा रहा है. ठीक है, लेकिन ये कहते हैं ऐसा नहीं है, उसको एक लीगल स्टेटस के थ्रू देखना होगा कि जो किंग है वो सारी कल्टीवेबल लैंड का ओनर है, लेकिन उसने वो लैंड अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई है और उन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से वो नीचे लेबर्स को, पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई है. तो इस तरीके से प्रोफेसर लल्लन जी गोपाल जो है वो मेदेती के पॉइंट ऑफ व्यू को इंटरफेयर करते और कहते हैं कि वो सिर्फ किंग की सॉवरेनिटी को देख रहा है. ये देख रहा है कि किंग जो है वो राजा है, सारी जमीन उसके अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है. किंग ने उस जमीन को किस लॉ के थ्रू, किस लीगल स्टेटस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया है, यूज किया है, किस तरीके से वो उसको कल्टीवेट कर रहा है, वो चीज वो कहते हैं कि मेदेती देख नहीं पा रहे हैं. उसके बाद बात करते हैं डीडी कोसंबी क्या कहते हैं. ही सेड फेडरलिज्म इज अ टू वे प्रोसेस. वो कहते हैं कि फेडरलिज्म दो तरीके का है, एक फेडरलिज्म फ्रॉम अबव, एक फेडरलिज्म फ्रॉम बिलो. बेसिकली डीडी कोसंबी की बात ये थी कि अबव फेडरलिज्म क्या है जो हम अपर क्लास या फिर लैंडलॉर्ड्स की साइड से देखते हैं, और बिलो फेडरलिज्म जो हम देखते हैं फ्रॉम द पीजेंट्स, इनकी साइड से. आर.एस. शर्मा की बात करें, फेडरलिज्म वाज अ रिजल्ट ऑफ स्टेट एक्शन. आर.एस. शर्मा डायरेक्ट अपनी बात यही कहते हैं कि जो स्टेट एक्शन है, स्टेट की जो पॉलिसीज वगैरह हैं, उनका रिजल्ट जो है वो फेडरलिज्म है. बेसिकली जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज जो फॉलो की जा रही हैं, उनका जो रिजल्ट है दैट इज फेडरलिज्म. अब हम बात करते हैं BNS यादव एंड DN झा 1979. ये सेम स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं एज इन R.S. शर्मा. They followed the same statement as that of BNS यादव एंड DN झा. अब हम बात करते हैं हरबंस मुखिया. हरबंस मुखिया क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन रेज करते हैं. वो देयर फेडरलिज्म इन एंशिएंट इंडिया. क्या एंशिएंट इंडिया में फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता था? एंड दिस क्वेश्चन वाज काउंटर्ड बाय द एसे ऑफ R.S. शर्मा. और इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए R.S. शर्मा जो एक आर्टिकल या फिर एक बुक लिखते हैं, हाउ फेडरलिज्म वॉज द इंडियन फेडरलिज्म, की इंडिया का फेडरलिज्म जो है, हम ये कह सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया के अंदर बेसिक फेडरलिज्म था, लेकिन ये कहते हैं कि कितना फेडरल था इंडिया का फेडरलिज्म. इसके ऊपर ये अपना एक पूरा एसे लिखते हैं. ठीक है, तो हरबंस मुखिया क्या करते हैं, हरबंस मुखिया ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि वॉज देयर फेडरलिज्म, क्या एंशिएंट इंडिया में फेडरलिज्म था, और इसी के जवाब में R.S. शर्मा अपना पूरा एसे लिखते हैं जिसका टाइटल था हाउ फेडरल वॉज द इंडियन फेडरलिज्म. और R.S. शर्मा के जो एसे के पॉइंट्स है वो हम पहले ही R.S. शर्मा के डिबेट के थ्रू पॉइंट्स पढ़ चुके हैं. आई होप यू गोट इट गाइस.